हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस का जो जजमेंट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो जजमेंट है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है। इसका मतलब जो ईडब्ल्यूएस का कोटा था 10% का, वो अब वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इस वर्डिक्ट के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर इन पॉइंट्स का क्या मतलब है। क्योंकि जो पॉइंट जजेस ने दिए हैं वो सिर्फ इस ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, पूरे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं जो हम हमारे आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ईडब्ल्यूएस का कोटा है क्या। जैसा आपको पता है कि 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। उसके तहत क्या हुआ था कि जो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 है उसमें क्लॉज 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये बोलता है कि ये लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 10% का रिजर्वेशन इंश्योर कर सकते हैं। उसी तरह पब्लिक जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में 10% का कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, मतलब जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उस ग्राउंड पे 10% का जो कोटा है वो दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, ताकि जो 10% रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाए। और साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि ऑलरेडी बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन ले रहे हों, एससी के रिजर्वेशन में आते हों, एसटी के रिजर्वेशन में आते हों। मतलब ये जो रिजर्वेशन था वो किसके आधार पे था? बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सडनली ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया। तो इसके पीछे है एसआर सिनो कमीशन। ये 2005 में बनी थी कमीशन, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में बनाई थी। इसका मानना ये था कि जितनी भी फैमिलीज हैं जिनकी जो पूरी फैमिली इनकम है, ठीक है, उनको टैक्सेबल लिमिट से कम है। सपोज करो हमारी जो टैक्सेबल लिमिट कितनी है इनकम है 5 लाख। तो ऐसी फैमिली जिनका पूरा फैमिली इनकम 5 लाख से कम है और वो फैमिली जो जनरल कैटेगरी में आती हो, किसी अन्य कैटेगरी में ना आती हो, तो उन्हें ईबीसी के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट का आधार ये था, इस वजह से 2019 का अमेंडमेंट आया गया था। ये जजमेंट किसका था? जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि आपको जब भी आपने आंसर में कोट करना होगा तो आपको ये जजमेंट का नाम कोट करना पड़ेगा। जैसे आप राइट टू प्राइवेसी में क्या लिखते हो, पुट्टा स्वामी जजमेंट, उसी तरह आपको जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा जब आप ईडब्ल्यूएस के बारे में या रिजर्वेशन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहते हो। तो इस ईडब्ल्यूएस जजमेंट को चैलेंज किया गया। तो उसका चैलेंज का आधार क्या था कि ये जो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में जो अफर्मेटिव एक्शंस थे, जो रिजर्वेशन के प्रोविजन थे, वो सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए किए गए थे। मतलब उसका जो आधार था, उसका जो ग्राउंड था रिजर्वेशन का, वो सोशल बैकवर्डनेस थी, ना कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सो अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर ही देते हो, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तब जाके ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में केशवानंद जजमेंट में आया था, जिसे बताया गया था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, बट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है? रोल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, हमारा रिपब्लिक। इसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हमारा रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन देते हो तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। अगला आर्गुमेंट क्या था कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, ये जो ईडब्ल्यू का कोटा है, इसमें किसको शामिल किया गया? जनरल कैटेगरी के लोगों को। मतलब वो लोग जो किसी अन्य कैटेगरी में शामिल नहीं हो, ना कि ओबीसी में हो, ना एससी में हो, ना एसटी में हो। मतलब ये लोग इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए। तो ये जो एक्सक्लूजन है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? इक्वलिटी। और यहाँ पे इक्वलिटी का ब्रिज कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी के पुअर और ओबीसी एससी एसटी के पुअर के लोगों में एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यहाँ पे आप इक्वलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये इक्वलिटी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वायलेट कर रहा है। तीसरा आर्गुमेंट ये था जिन्होंने इसके काउंटर में दिया था कि हमारे 1992 का जो इंदिरा साहनी जजमेंट है उससे बताया गया था रिजर्वेशन की जो लिमिट है, सीलिंग है, वो कितनी होना चाहिए? 50%। इसका मतलब 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता किसी भी क्लास के लिए। और इस 50% को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। इस वजह से ये पूरा जो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब 5 जजों की बेंच। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनवाई शुरू करी। तो अब सेंटर से उसका जवाब मांगा गया। तो सेंटर ने ये बोला कि हमने जो 10% कोटा दिया है तो इसका कहीं भी इम्पैक्ट अदर कैटेगरीज में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर 2.1 लाख नई सीट्स बना दी गई हैं।
और ये बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से भी वायलेट नहीं करता है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है ईडब्ल्यूएस फैमिली का वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इक्वलिटी, उसको कहीं भी वॉयलेट नहीं किया गया है। उसके बाद सेंटर ने ये बोला कि ये जो कोटा है 50% का, तो ये गोल्डन इनवॉयलेबल रूल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये भगवान का कहा सत्य है कि हम इसे बदल नहीं सकते। इसके अलावा जो हमारे सेंटर की तरफ से जो आर्गुमेंट कर रहे थे के वेणुगोपाल, उन्होंने बोला था कि 18.2% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो जनरल कैटेगरी में आती है और वो ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करती है। मतलब ऐसे लोग जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके आधार पर 3.5 करोड़ लोग, 350 मिलियन लोग ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आर्थिक असमानता को फेस कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फील कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एम्पावर करना, ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना, ऐसे लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करना भी सरकार का ड्यूटी बनती है। तो ये हमारे सेंटर के आर्गुमेंट्स थे। अब हम जजमेंट को देखते हैं। अब जो आर्गुमेंट पेश किए गए या फिर जो जजमेंट पेश किया गया हमारे जजेस के द्वारा, वो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आप सीधे सीधे अपने मेंस में, ऐसे में, एथिक्स में आप सीधे डाल सकते हो। क्योंकि ये सिर्फ ईडब्ल्यू जजमेंट की बात नहीं, ये पूरे रिजर्वेशन की बात है। अभी जो हमारा अप्रोच है रिजर्वेशन लेके, उसमें काफी हद तक कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के द्वारा कि रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। मतलब जो हमारा रिजर्वेशन है वो अफर्मेटिव एक्शन है, पर अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ और सिर्फ सोशली बैकवर्ड लोगों के लिए नहीं, यहाँ पर सारे लोग जो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उनके लिए भी इंक्लूसिव अप्रोच होना चाहिए। उनको भी उनके लिए भी स्टेट ऐसे रिजर्वेशन के स्टेप ले सकती है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि ये जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, वो 50% जो सीलिंग लिमिट है 1992 जजमेंट की, वो कहीं से भी वॉयलेट नहीं करती, क्योंकि ये जो लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के अंदर ही आती है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है वो 50% से ऊपर है, मतलब 50% का कोई लेना देना नहीं जो ओबीसी को मिला है, एससी एसटी को मिला है। ये जो 50% जो रिमेनिंग सीट थी वो जनरल कैटेगरी की थी, तो ये 10% है वो उन्हीं जनरल कैटेगरी के लोगों को ही दिया जा रहा है, पर उन लोगों को दिया जा रहा है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 50% सीलिंग लिमिट को वॉयलेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है कि इन्होंने बात करी है गोल्स ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी। इसका मतलब हम हमारे देश में इगलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हमारा गोल है। तो इगलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है कि जब आप सब क्लासेस को, जितने भी हमारे कम्युनिटी सबको इक्वलिटी देते हो, हम इक्वलिटी सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं देना चाहते कि जो सोशली बैकवर्ड हो, हम सोशली एजुकेशनल बैकवर्डनेस के अलावा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन लोगों को भी इक्वलिटी देना चाहते हैं। तभी जाके हमारी सोसाइटी एक्चुअल में इगलिटेरियन सोसाइटी बन सकती है, जहाँ पे सब वर्ग के लोग इक्वलिटी फील करते हो, जिनके पास में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे सारे क्लास सेक्शन को इंक्लूजन का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये बोला कि ईडब्ल्यू जो रिजर्वेशन है वो इक्वलिटी कोड को वायलेट नहीं करता है। इक्वलिटी हमारा एसेंशियल फीचर है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी तरह इसको काउंटर किया गया था, तो उन्होंने बताया दिनेश माहेश्वरी ने कि ईडब्ल्यू रिजर्वेशन है इक्वलिटी को ब्रीच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की जो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की गई, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब इसके पीछे जो रीजन दिए गए वो वैलिड है कि भाई आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हो ऐसे लोगों को जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के नहीं आते हैं। मतलब जो जनरल कैटेगरी में ऐसे लोग जो पिछड़ रहे हैं इकोनॉमिक आधार पे, अगर हम ऐसे लोगों को क्लासिफाई करें, उनको एम्पावरमेंट का काम करें, तो ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। और जो काउंटर किया जा रहा है कि इक्वलिटी को ब्रीच हो रहा है, इसका मतलब जो हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो जज का मानना ये है कि ये लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन का सिस्टम का हिस्सा हैं, इनको बेनिफिट्स मिल रहा है। ये लोग छूट गए थे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। तो अगर इनको क्लासिफाई करके इनके लिए कुछ आप अपलिफ्टमेंट के स्टेप लेते हो, तो ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये इक्वलिटी को ब्रीच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप दिनेश माहेश्वरी के आर्गुमेंट को समझ गए। अब आप जस्टिस बेला त्रिवेदी जजमेंट को देखिए। इनका मानना ये है कि जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, जो हमारी विधानसभा होती है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, उसको पूरा हक है, क्योंकि वो समझती है कि लोगों की नीड्स क्या है। ऐसे लोग जो इकोनॉमिक आधार पर पिछड़ गए हों उनके लिए लेजिस्लेचर स्टेप ले सकती है। पार्लियामेंट को यह हक है उनके अपलिफ्टमेंट का, सोचने का और उनके लिए स्टेप लेने का। तो ये जो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये स्टेट को इनेबल कर रही है ताकि स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए ऐसे लोगों के लिए जो एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, पर उन्हें सरकार के अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है, नीड है। तो इसके लिए हमने जो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया है, जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया गया है, वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। मतलब जो उन्होंने जजमेंट दिया वो दिनेश माहेश्वरी से मिलता जुलता है।
इनका एक मानना ये भी था कि जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो इकोनॉमिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ उन्हें एक समान ट्रीट नहीं किया जा सकता। मतलब सपोज करो अगर आप रिच क्लास में आते हो, ठीक है, आप जनरल कैटेगरी आप रिच हो, तो आपके पास में ज्यादा रिसोर्सेस हैं, आप ज्यादा अच्छी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो, आप बड़े कॉलेजेस में जा सकते हो। तो वहीं आप देखोगे एक जनरल कैटेगरी है जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है, जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड है, वो बड़े कॉलेज नहीं जा सकता है, ठीक है, वो उसका इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपना कोई बिजनेस खोल सके, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ स्टेट अपलिफ्टमेंट लेती है या फिर अफर्मेटिव एक्शन लेती है, तो वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा। तो ये इक्वलिटी को ब्रिज नहीं कर रहा है। इक्वलिटी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था, वो इस अमेंडमेंट में 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, वो वायलेट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बोला, इन्होंने ये बोला है कि हमारा एज और कास्ट सिस्टम था, उसकी वजह से क्या आया, रिजर्वेशन आया, ताकि एस सी एस टी ओबीसी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारी सोसाइटी में हो सके। बट 75 साल के बावजूद, रिजर्वेशन देने के बावजूद, अभी भी वो इक्वलिटी में अचीव नहीं कर सके हैं। तो हमें इस रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से एक रीलुक करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारी सोसाइटी में इस ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडियल्स को रियलाइज कर सकें। मतलब हर सोसाइटी, जो भी हमारी कम्युनिटी है, उन सबको एम्पावर किया जा सके, वो सब एक इक्वलिटी फील कर सकें। यही हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का गोल था, पर वो 75 साल बाद भी अचीव नहीं कर सके हैं। इसका मतलब हमें रिजर्वेशन के जो कॉन्सेप्ट को फिर से रीलुक करना चाहिए। उसके बाद हमारा जस्टिस जो पारदेवाला है, उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि जो रिजर्वेशन है 75 साल बाद भी कंटिन्यू है, पर अब ये क्या बनते जा रहा है, वेस्टेड इंटरेस्ट। इसे आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए समझ सकते हो, क्योंकि अब आप देखोगे ना कि हर स्टेट में कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन डिमांड दिखती जाएगी, क्योंकि अब आप ऐसे स्टेट में आ गए हो जहां पे जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है, और लोग जो बैकवर्डनेस है बहुत ज्यादा उनमें। तो सबको चाहिए कि हमें भी रिजर्वेशन दो, हमें भी रिजर्वेशन दो। तो रिजर्वेशन किस किस हद तक आप सबको दे सकते हो। उसके बाद क्या, पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, वोट बैंक यूज करती है, और रिजर्वेशन एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है। तो इनका भी ये मानना है कि जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है उसको फिर से एक बार रीलुक करने की आवश्यकता है। और 75 साल में काफी हद तक हमने डेवलपमेंट देखा है, एजुकेशन देखा है, इससे काफी हद तक जो गैप है उसको मिनिमलाइज करने में हेल्प मिली है। तो हम अब फिर से रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को रीलुक कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो कम्युनिटी एम्पावर हो चुकी है, जो ठीक ठाक रिप्रेजेंट करती है हमारे गवर्नमेंट सर्विस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उन्हें उस लिस्ट से या उन्हें उस बेनिफिट से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो ठीक ठाक तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ताकि जो दूसरे उसी कम्युनिटी के जो दूसरे लोग, जो नीडी लोग हैं, एटलीस्ट उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। क्योंकि आप ओबीसी में देखोगे तो कई ऐसी कास्ट हैं जो कि अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर रही है, पर कई कास्ट ऐसी हैं जो अभी भी उस हद तक रिप्रेजेंटेशन को मिल नहीं पा रहा है। तो अगर हम कुछ लोगों को इस ओबीसी एससी एसटी के लिस्ट से बाहर करेंगे जो ऑलरेडी इंपावर हो चुके हैं, तो इन्हीं ओबीसी और एससी एसटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो निडी हैं, जो अभी भी पिछड़े हुए, उनको ज्यादा मौका मिलेगा। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी कंटिन्यू फॉर इनडेफिनेट टाइम। मतलब इसका कोई इनडेफिनेट टाइम तक नहीं चलते जाना है, क्या आप इनडेफिनेट टाइम तक इसको यूज करते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, ताकि ये एट एंड बन जाए वेस्टेड इंटरेस्ट। तो ये जो ईडब्ल्यू का जजमेंट है, इसको 3-2 से वैलिड कर दिया गया। मतलब इसका जो हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2019, उसे अपहेल्ड कर दिया गया 3-2 की जजमेंट में। तो ये जो दो लोग थे जिन्होंने डिसेंट जजमेंट दिया था, वो थे जस्टिस रविंद्र भट्ट और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ यूयू ललित है, उन्होंने जस्टिस रविंद्र भट्ट के जो जजमेंट को सहमति दी है। तो यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है वो दोनों जजेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट का मानना है, जिन्होंने डिसेंट जजमेंट दिया, वो इसके अगेंस्ट थे। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो एक्सक्लूजन हुआ है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया है, जनरल कैटेगरी का पुअर लोगों को दिया है, तो ये किसको एक्सक्लूड कर रहा है, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है, उनके पुअर लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है। तो उनका ऐसा मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा जो आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस था, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको ही वॉयलेट कर रहा है। क्योंकि सोशल जस्टिस किसको देना था, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थे, ठीक है, पर यहाँ पे आपने किसको एक्सक्लूड कर दिया, इन्हीं लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो सोशली बैकवर्ड है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ। इनका मानना यह है कि जो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि इकोनॉमिक सेक्शन का जो पूरा प्रोविजन है, उससे हमें एक ऐसा फील दिया गया कि जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो काफी हद तक अच्छे होते जा रहे हैं, उनका एम्पावरमेंट होता जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि अभी भी ओबीसी एससी एसटी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काफी पुअर हैं, यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी से भी अगर मैच करोगे तो वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर आते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया है वही अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो ये जो एक्सक्लूजन किया गया, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, वो डिस्क्रिमिनेटरी है और इक्वलिटी को ब्रीच करता है। इक्वलिटी को ब्रीच करता है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है।
अब इनका मानना है कि जो पूरा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% कोटा है, 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो किसके आधार पे है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पे। और इनका मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये जो पूरा अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद इन्होंने सिनो कमीशन के बारे में बताया कि इन्होंने क्या बताया कि सिनो कमीशन ने बोला कि जो जनरल कैटेगरी की जो फैमिलीज हैं वो बैकवर्डनेस है, उनके लिए आपको स्टेप लेना चाहिए। पर इन्होंने ये भी बताया कि जो 38% जो एससी फैमिलीज हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनमें 38% और जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, उनमें 48% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये लोग पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, ये लोग इकोनॉमिकली ज्यादा डिप्राइव्ड हैं। तो आप लोगों को अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बनाना है तो आप इन लोगों को एक्सक्लूड कैसे कर सकते हो? अगर हम पॉवर्टी देखें कि भाई पॉवर्टी ही क्राइटेरिया है, तो आप इन लोगों को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा पुअर है। तो इनको एक्सक्लूड करना, इसका मतलब आप इनइक्वलिटी फॉलो कर रहे हो। ये इक्वलिटी का वायलेशन है। इक्वलिटी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो एसटी एससी के लोगों के साथ में, क्योंकि ये लोग पुअर हैं और आपने इनको रखा ही नहीं है। इनका मानना था कि अगर हम 50% का जो रूल है 1992 जजमेंट का, 50% का जो सीलिंग लिमिट लगाई गई थी रिजर्वेशन में, अगर हम इसको ब्रीच करते हैं तो इस सोसाइटी में कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलेगा। हर सोसाइटी डिमांड, हर कम्युनिटी डिमांड करेगी हमको भी दो, हमको भी दो। अभी तक बहुत सी कम्युनिटी जो डिमांड करते थे, मराठा है, जाट है, उनको किस वजह से हमने रिजर्वेशन नहीं दिया? क्योंकि 50% की जो ब्रीच हो रही थी लिमिट। पर अब ये जो 50% की जो लिमिट है वो ब्रीच हो गई, तो अब तो सबको आपको देना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में आपको बहुत सारे डिवीजन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी सोसाइटी तभी रियलाइज हो सकती है जब हम यूनिफिकेशन का सोचें, ना कि सेपरेशन का सोचें। जब हम एससी एसटी ओबीसी को एक्सक्लूड करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, अदर कम्युनिटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका मानना था कि जो पूरा ईडब्ल्यूएस का जो अमेंडमेंट है वो आर्बिट्रेरी है और इक्वलिटी को अगेंस्ट है, और इससे हमारी सोसाइटी में एक हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अभी भी आप देखोगे कि जजमेंट के बाद भी काफी लोगों का जो रिएक्शन था वो नेगेटिव आया। उनका ऐसा मानना है कि जो अभी जितने 5 जजेस बैठे हैं वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के थे, उनमें से कोई भी एससी एसटी का नहीं था। तो ऐसे लोग जो जजमेंट दे रहे हैं वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के इंटरेस्ट को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम समराइज करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो 10% की रिजर्वेशन देता है एजुकेशन और जॉब में। ठीक है, इसको चैलेंज किया गया, इसका ये बताया गया कि जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोगों को एक स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन दिया गया, वो जो क्लासिफिकेशन था वही रॉन्ग है। ठीक है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है ये, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद 50% की जो लिमिट है वो ब्रीच की गई। उसके अलावा तीसरा था कि जो रिजर्वेशन है, जो अफर्मेटिव एक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये गलत है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात नहीं की गई थी। तो ये 3 पॉइंट थे जिनके अगेंस्ट ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को काउंटर में दे रहे थे। तो जजेस के द्वारा इसको नकार दिया गया। उनका ऐसा मानना है कि जो क्लासिफिकेशन था वो रीजनेबल है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो लोग ऑलरेडी पुअर हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भी सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो छूट ना जाए। ये सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे लोगों को भी हमारे मिनिस्ट्री में जोड़ा जाए। और ये जो क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, जो इक्वलिटी वो ब्रीच हो रहा है वो बात बताई जा रही है, वो गलत है। क्योंकि वो लोग जो ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, वो ऑलरेडी उस रिजर्वेशन का हिस्सा है। तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को अनरीजनेबल नहीं कहा जा सकता। उसका 50% की जो लिमिट वाली बात की गई थी उसमें बताया गया था कि ये 50% की लिमिट को ब्रीच नहीं करता, क्योंकि 50% की लिमिट थी वो ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन में थी, और 50% सीट थी वो ओपन थी, मतलब जो जनरल कैटेगरी की थी। तो उसी में बताया गया था हमने ये जो जनरल कैटेगरी की सीट है 50%, इसी 10% में जो निकाल के वही जनरल कैटेगरी को ही दिया है। तो इसीलिए इसे ब्रीच नहीं कहा जा सकता 50% के कैप का। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो इसका ऐसा मानना है कि हम अगर इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हर कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोच सकते जो सोशली बैकवर्ड हो, हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जो इस पूरे इकोनॉमिक जो हमारी डेवलपमेंट है उससे पीछे छूट गए। तो उन्हें भी सोसाइटी में रिप्रेजेंट देना, उन्हें भी सोसाइटी में पीछे ना होने देना, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना हमारे सरकार का दायित्व है। तो इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल माना है। तो इस पूरे वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।